आचार्य प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह कल्पलता में संग्रहित संस्कृतियों का संगम शीर्ष विषय पर हमने कुछ चर्चा अपने पिछले वीडियो में की है और हमने इस विषय पर प्रकाश डालना चाहा था जो द्विवेदी जी की अपनी मान्यताओं पर आधारित है कि भारतीय संस्कृति के विकास में विभिन्न जातियों का योगदान रहा है। उसी में हमने मुंडा और कोल जातियों की स्थिति को देखा था और उसके माध्यम से इस बात को स्पष्ट किया था कि हमारे यहाँ वृक्ष पूजा इन्हीं लोगों की देन है। लिंग पूजा और लांगुरधरा देवता की पूजा, तांबुल को विशिष्ट महत्व देना इत्यादि बहुत सी चीज़ें जो हमारी संस्कृति में देखने को मिलती है वे इसी का प्रभाव है। जब राम की दक्षिण विजय पर हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की दृष्टि से चर्चा करते हैं तो उन्होंने इस प्रसंग को उठाकर उत्तर और दक्षिण की संस्कृतियों के अंतर को सामने रखने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि आमतौर पर यह विश्वास किया जाता है कि रामचंद्र ने दक्षिण को विजित किया था और उन्होंने ही उस भूखंड में आर्य संस्कृति के प्रभाव को विस्तार प्रदान किया था, परंतु द्विवेदी जी इस मान्यता में अधिक बल स्वीकार नहीं करते क्योंकि उनके अनुसार आधुनिक युग में जिन रचनाकारों ने राम के कथानक को लेकर अपनी रचनाओं को लिखा है उन्होंने अपने आधुनिक युग के आधार पर ये निष्कर्ष प्रस्तुत कर दिए हैं कि राम ने दक्षिण में जाकर आर्य संस्कृति का विकास किया था। उदाहरण के लिए उन्होंने प्रस्तुत किया है कि मैथिली शरण गुप्त ने साकेत के अंतर्गत व्याख्या ऐसी ही प्रस्तुत की है। उनका कथन है, आंशिक रूप से ये बात भले ही सत्य स्वीकार की जा सकती है किंतु बहुत बड़ी सत्य के रूप में हमें यह स्वीकार करना होगा कि राम को दक्षिण की कई ऐसी जातियों का सहयोग मिला था जिन्हें कृषि कर्म का जरा भी अभ्यास नहीं था। जब उन्होंने दक्षिण विजय की थी तो ऐसी अनेक जातियों ने उन्हें सहयोग प्रदान किया था जिनके माध्यम से उन्होंने अपने लक्ष्य को पूर्ण किया था। जो जातियां केवल डाल और पहाड़ के टुकड़ों का उपयोग युद्ध के रूप में करती थी। प्रमुख रूप से वानर जाति को उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। पत्थरों के अस्त्रों का प्रयोग ही वे व्यवहार में लाते थे। राम रावण युद्ध में बंदरों ने ऐसे ही हथियारों को काम में लिया था। इसलिए आचार्य जी का कहना है कि राम के पास तो लोहे के बाण थे। आधुनिक शोधों के से इस विचित्र सत्य का रहस्यपूर्ण बात का उद्घाटन भी होता है कि उत्तर और दक्षिण के प्राग ऐतिहासिक युग के इतिहास में बड़ा अंतर है। और वह बड़ा अंतर क्या है? वह बड़ा अंतर है उत्तर में प्रस्तर युग और लौह युग के बीच में ताम्र युग आता है, जबकि दक्षिण में प्रस्तर युग के बाद एकदम से ही लौह युग आ जाता है। और उन्होंने प्रमाण के रूप में छोटा नागपुर में खुदाई में जो वस्तुएं प्राप्त हुई उन्हें रखा है। द्रविड़ जाति के विषय में भी इस निबंध में द्विवेदी जी ने अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं। द्रविड़ जाति के विश्वास क्या थे, इस पर यह अनुमान लगाया गया है कि द्रविड़ जातियों ने मुंडा या कोल जातियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। सुमेरियन सभ्यता आदि का उल्लेख भी यहाँ पर हमें मिलता है। वास्तव में पंडितों ने अनेक प्रकार के अनुमान लगाए हैं। बलूचिस्तान में दक्षिण भाषा का संधान पहले ही हो चुका है। एक पूरी सुमेर द्रविड़ सभ्यता का अनुमान भी विद्वानों द्वारा लगाया गया है
और इन समानताओं के आधार पर जो बात स्पष्ट होती है वह है ईसा मसीह के हजारों वर्ष पहले द्रविड़ सभ्यता का मेसोपोटामिया, मिस्र और बेबीलोनिया आदि की सभ्यता के साथ गहरा संबंध था। और इसी विषय में बाद में यह विश्वास भी किया जाने लगा कि सिंध की उपत्यका के लोगों ही सामुद्रिक मार्ग से सुमेर की ओर गए थे। सुमेरियन लोगों की एक पौराणिक गाथा का भी उन्होंने उल्लेख किया है, जिसके अनुसार ओनस नामक मत्स्य रूपधारी पुरुष ईरान की खाड़ी तैरकर आया था और सुमेरियन लोगों की ज्ञान का उपदेश देने में सफल हुआ था। और इसी से उन्होंने ये अनुमान लगाया है कि सिंधु उपत्यका के लोगों ने ही सभ्यता का संदेश सुमेर वासियों को सुनाया था। और इन सब बातों के माध्यम से उन्होंने जो कुछ स्पष्ट किया है वह है आर्यों के आने से पहले इस देश में द्रविड़ सभ्यता मौजूद थी और यह सभ्यता किसी एक जाति की नहीं थी, उसमें अनेक जातियां थी, अनेक विश्वास, अनेक आचार विचार और अनेक मान्यताएं थी। धीरे धीरे ये मान्यताएं एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता में और दूसरी से तीसरी सभ्यता में आकर मिलती गईं और सभ्यता संस्कृति का स्वरूप बनता चला गया। द्विवेदी जी यहीं द्रविड़ जाति के विषय में भी अपने विचार व्यक्त करते हैं। उन्होंने द्रविड़ कौन थे इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है कि प्रारंभ में आर्येतर जातियों को द्रविड़ कहते थे और एक तरह से ये एक फैशन हो गया था जिसमें रावण, बाणासुर, प्रहलाद, बाली इत्यादि सभी शामिल थे। बाद में यह स्पष्ट हुआ कि द्रविड़ जाति कोई मानव मंडली नहीं है और द्विवेदी जी ने यहाँ स्पष्ट लिखा है कि द्रविड़ भाषाओं को बोलने वाली सभी जातियों को भी द्रविड़ नहीं कहा जा सकता। रावण का जन्म जिस जाति में हुआ था उसका आधुनिक नाम क्या है यह भी अनिश्चित है। कुछ लोगों ने गौड़ जाति को उस जाति का आधुनिक जीवित रूप बताया है। गौड़ राजाओं की प्रशस्तियों में भी इस बात का पता चलता है कि वे अपने को पुलस्त्य वंशी समझते थे। गौड़ शब्द के साथ संस्कृत का एक शब्द जुड़ता है कौणप। कौणप का अर्थ होता है राक्षस और इस बात को इसके पुष्टि के रूप में लिया जाता है। वास्तव में पौराणिक परंपरा इस विषय में बहुत कुछ उलझी हुई है, इस बात को भी आचार्य जी स्पष्ट करते हैं। इस विषय में पंडितों का क्या विश्वास रहा है, उनकी मान्यता क्या रही है, इस पर भी उन्होंने अपना निष्कर्ष दिया है। हम पहले ही देख चुके हैं कि वृक्ष पूजा, नर बलि, जीव बलि, मध्य मास की बलि, प्रेत पूजा आदि जो आचार हैं उन आचारों के मूल उत्स मुंडा या कोल जातियां रही है। इसी प्रकार मूर्ति पूजा, ध्यान, जप, गुरु पूजा, अवतारवाद आदि के मूल प्रेरणा का स्रोत ऐसी जातियां हैं जो इन कोल मुंडा आदि श्रेणियों की जातियों से अधिक सभ्य और समृद्ध थी। और इन जातियों के विषय में उन्होंने कहा है कि इन्हें ही द्रविड़ नाम दिया गया था। बाद में तंत्रवाद विकसित हुआ, इसमें स्त्री तत्व की प्रधानता थी और शरीर को ही समस्त सिद्धियों का श्रेष्ठ साधन माना जाता था। यक्ष, गंधर्व आदि किरात जातियों की देन के रूप में इसे स्वीकार किया गया है। उत्तर से ही कापालिक और वाम मार्गियों का आगमन हुआ था। जो भी हो, उन्होंने यह कहा है कि यह निश्चित है कि और सभी इस बात से सहमत भी है कि जातियां कितनी ही रही हों किंतु प्रभावशाली जाति आर्य ही रही थी। इस जाति का साहित्य भी देखने को मिलता है। आर्य लोग किस ओर से भारत में आए ये बात अप्रमाणित हो चुकी है। विभिन्न देवी देवताओं की पूजा अर्चना का विधान भी आर्य जाति में से ही जोड़ा गया है। जब भारतीय संस्कृति की चर्चा द्विवेदी जी करते हैं तो उन्होंने इसके विषय में चर्चा करने के लिए सबसे बाद में विचार प्रकट किए हैं। उन्होंने अपने मत को रविन्द्रनाथ के मत से जोड़ते हुए स्पष्ट
है कि यह भारतवर्ष महामानव समुद्र है। केवल आर्य, द्रविड़, कोल और मुंडा तथा किरात जातियां ही इसमें नहीं आई हैं। कितनी ही ऐसी जातियां यहाँ आई हैं जिन्हें निश्चित रूप से किसी खास श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। फिर उत्तर दक्षिण से नाना जातियां राजनीतिक और आर्थिक कारणों से आती रही हैं। उन सबके सम्मिलित प्रयत्न से यह महिमाशाली संस्कृति उत्पन्न हुई जिसे हम भारतीय संस्कृति कहते हैं। यदि देखा जाए तो द्विवेदी जी यहाँ ये कहना चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति आज जिस रूप में हमारे समक्ष विद्यमान है वह अनेक संस्कृतियों और सभ्यताओं के मिश्रण से निर्मित संस्कृति है। और इसी बात को उन्होंने विभिन्न रूपों में यहाँ पर एक तरह से ऐतिहासिक प्रसंग लेते हुए तर्क के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आप इस वीडियो को अपने सहपाठी